रीजन में डेवलप होता है। ठीक है, ये हमारा टाइप 2 था। और इसके साथ और क्या एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं? हाइड्रोसेफेलस तो सब में ही लिख के आना है। टाइप 1 में भी हाइड्रोसेफेलस टाइप, क्योंकि श्रिंगोमिलिया में हाइड्रोसेफेलस तो बन ही रहा था। हाइड्रोसेफेलस तो ब्रेन की हर प्रॉब्लम में। हाइड्रोसेफेलस क्या होता है उसका भी पूरा लेक्चर डला है, देख लेना। क्या होता है कि ब्रेन में क्या सीएसएफ एब्नॉर्मली खट्टा होना, वो तो होगा ही। क्यों? क्योंकि ये सब क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में जाके उसको रोकते हैं, और जो स्पाइनल फ्लूइड नीचे जाना चाहिए स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, वो जा नहीं पाता, और वो कहाँ ब्रेन में इकट्ठा होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन तो जारी है मगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से एक्यूमुलेशन तो होगा ही। किसका? स्पाइन, आपके स्पाइन सीएसएफ का होगा कि नहीं होगा? क्योंकि प्रोडक्शन तो कंटिन्यूअस है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा, तो वो कहां इकट्ठा होता चला जाएगा? ब्रेन में। तो हाइड्रोसेफेलस यानी अब इस टाइप 2 में आप हाइड्रोसेफेलस के भी सारे पॉइंट टाइप 1 में भी लिख के आ सकते हो, मगर टाइप 2 में तो मेजरली दिखना ही दिखना है। ठीक है, और क्या कार्डियोवैस्कुलर एब्नॉर्मेलिटीज भी दिख सकती हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ये सब क्यों दिखेंगी? क्योंकि श्रिंगोमेलिया होने की वजह से बहुत ज्यादा नर्व डैमेज होंगी, और जो मेजर नर्व्स हैं जो हार्ट पर ऑर्गन्स पर सप्लाई करती हैं वो सब भी डैमेज होंगी, जिसकी वजह से क्या ये सब भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, टाइप 3 क्या है? टाइप 3 कुछ भी नहीं, टाइप 3 टाइप 2 का ही एडवांस्ड फॉर्म है बस। इसमें भी क्या, दिस आल्सो इंक्लूड अ फॉर्म ऑफ डिसरेफिस। व्हाट इज डिसरेफिस? स्पाइना बाइफिडाई के तो दूसरा नाम था डिसरेफिस, बताइए आपको पढ़ाया था। डिसरेफिस किसका नाम है? स्पाइना बाइफिडा का। यानी इसमें स्पाइना बाइफिडा बनना है, मगर इसमें क्या हो जाता है, इसमें इतना खतरनाक हो जाता है कि बहुत ज्यादा पार्ट उतर आते हैं। टाइप 2 में भी स्पाइना बाइफिडा बन रहा है, लेकिन इस टाइप 3 में और ज्यादा पार्ट उतर आए ब्रेन स्टेम के, यानी विद द पोर्शन ऑफ सेरिबेलम एंड और ब्रेन स्टेम पुशिंग आउट थ्रू ए डिफेक्ट इन द बैक ऑफ द हेड और नेक। यही तो है, बैक ऑफ द हेड ऑफ द नेक। ये जो मैंने आपको दिखाया, ये जो प्रॉपर आपको डायग्राम दिख रहा है ना, ये वाला जो डायग्राम, ये एक तरीके से आप देखोगे जो टाइप 3 के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा बन रहा है। अगर ये थोड़ा सा छोटा होता तो आप इसे टाइप 2 के लिए बोल देते, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम पार्ट उतर के आ गया। ये बिल्कुल सीवियर फॉर्म है। ठीक है, इसको आप टाइप 3 का डायग्राम ज्यादा अच्छे से मानोगे, कि टाइप 2 में इसका थोड़ा एक्यूट फॉर्म होता है, बनेगा तो वहां भी मगर इतना पार्ट नहीं उतरता। और क्या क्या मिलेगा? कॉमन हाइड्रोसेफेलस तो उसमें भी था। दैट इज ओवर ईयर पार्ट ऑफ द सेरिबेलम एंड मेडुला विद इन अ सर्वाइकोसिपिटल। यानी क्या, सेरिबेलम मेडुला सब, वो तो सब में भी उतर रहे थे। किस रीजन पर? सर्वाइकोसिपिटल माइलोमेनिंजियोसिल इसमें बनता है। सर्वाइकोसिपिटल कौन सा रीजन? वही रीजन जो मेडुलरी रीजन था, जिसको स्टार्टिंग में क्या नाम देके आए थे? मेडुलरी स्पाइनल जंक्शन या सर्वाइकोसिपिटल रीजन बोल लो, है ना, या क्रेनियोवर्टिबल जंक्शन बोल लो। वही रीजन पर माइलोमेनिंजियोसिल देखने को मिलता है, वो मैं आपको दिखा चुका हूं। ये रही माइलोमेनिंजियोसिल। ठीक है, अब होता है टाइप 4। टाइप 4 क्या होता है? टाइप 4 सबसे खतरनाक होता है। उसमें तो आप ये समझ लो आपका सेरिबेलर का पार्ट ही नहीं बनता। ये मोस्ट सीवियर और बहुत डेंजरस फॉर्म है, सबसे खतरनाक फॉर्म होता है। बोले इसमें क्या होता है? ये सेरिबेलर हाइपोप्लेजिया, बस इतना ही लिख दो। मतलब क्या कि इसमें आपका सेरिबेलर या तो पूरी तरीके से डेवलप ही नहीं होता या छोटा ही रह जाता है। और छोटा रह ही कब जाएगा जब वो डेवलप नहीं हुआ, है ना? तो उसमें आपका सेरिबेलर पार्ट डेवलप ही नहीं होता। ये सबसे रेयर और सबसे खतरनाक फॉर्म हो गई, है ना, क्योंकि सेरिबेलर के इसमें फंक्शन बिगड़ेंगे नहीं, आएंगे ही नहीं। बिगड़ना तो अलग चीज होगी, टाइप 1 2 3 में बिगड़ेंगे, यहां तो आएंगे ही नहीं क्योंकि डेवलप ही नहीं हुआ। ठीक है, ये देख लो एक बार डायग्राम देख लो इसको अच्छे से। ये टाइप 1 का है, कितना नीचे उतरा? अगर मैं इसको बोल सकता हूं, ये मैं आपको डिनोट करके दिखा सकता हूं। मैं इसको फोरामेन मैग्नम बना दो, ये बना दी फोरामेन मैग्नम। कितना उतरेगा? मोर देन 4 मिलीमीटर से नीचे उतरेगा तो टाइप 1। टाइप 2 क्या कि 4 मिलीमीटर से तो नीचे, मगर बहुत सारा, कितना लॉन्गेट कर गया, कितने नीचे तक जस्ट सेकेंड, कितने नीचे तक आ गया, दिख रहा है? और इसमें मेडुला वेडुला बहुत सारे पार्ट होते हैं, इसमें तो सिर्फ सेरिबुलर टॉन्सिस था, इसमें मेडुला, फोर्थ वेंट्रिकल, बहुत सारी चीज आ गई। और टाइप है ना, और इसमें भी क्या श्रिंगोमिलिया दिख सकता है मगर वो बहुत कम दिखेगा। टाइप है ना, ये देखो ये दिख रहा है। और वहीं आप टाइप 3 देखेंगे तो श्रिंगोमिलिया तो दिखना ही दिखना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें उतर के आ जाएंगी। मेनिंगोमाइक्लोसील्स, श्रिंगोमिलिया और स्पाइना बाइफिडा। ठीक है, इसमें तो श्रिंगोमिलिया दिख रहा था और स्पाइना बाइफिडा भी दिखेगा टाइप 2 में, लेकिन एक्यूट फॉर्म में। लेकिन इसमें टाइप 3 में स्पाइना बाइफिडा बहुत क्रॉनिक फॉर्म में दिखेगा, मेनिंगोमाइक्लोसील दिखेगा। और मैं पूरा आपको इसको डायग्राम आपको दिखा चुका हूं। ठीक है, पैथोजेनेसिस क्या होती है? बहुत सिंपल पैथोजेनेसिस समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब ये पैथोजेनेसिस कहाँ होती है? ये पैथोजेनेसिस चलती है बेबी के अंदर, मतलब का एम्ब्रियोनिक स्टेज पे। एम्ब्रियोनिक नहीं, यूट्रस के अंदर जब आप है ना, एम्ब्रियोनिक हो सकते फीटल स्टेज पे। ठीक है, फीटल स्टेज पे जब ब्रेन वगैरह पूरी कंप्लीटली डेवलप्ड हो गए हैं, ठीक है, यूट्रस के अंदर।
होता क्या है कि क्या होता है कि डाउनवर्ड प्रेशर फ्रॉम द हाइड्रोसेफेलस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्प्लेसिंग द पोस्टीरियर फोसा स्ट्रक्चर एंड व्हेन एसोसिएटेड विद द पेटेंट कैंटल कैन एक्सप्लेन द हाई इंसिडेंस ऑफ श्रिंगोमिलिया। सिंपल बताता हूं, कुछ नहीं होता, ये आपका जस्ट अ सेकंड, ये आपका ब्रेन है और ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। ऊपर से एबनॉर्मल प्रेशर लगता है क्योंकि या तो ब्रेन पूरी तरीके से बन नहीं पाता, कोई भी रीजन हो उसकी वजह से क्या हाइड्रोसेफेलस एबनॉर्मल प्रेशर लगाता है ब्रेन पर, और ब्रेन एबनॉर्मल नीचे खिसकने की कोशिश करता है। जो ब्रेन स्टेम वाला पार्ट है वो इसकी वजह से नीचे क्या प्रोट्रूड एक्सटेंड कर जाता है। यही बोल रहे हैं कि डाउनवर्ड प्रेशर फ्रॉम द हाइड्रोसेफेलस, क्योंकि सीएसएफ एबनॉर्मल प्रेशर लगाता है ऊपर से, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्प्लेसिंग द पोस्टीरियर फोसा स्ट्रक्चर। व्हाट इज पोस्टीरियर फोसा स्ट्रक्चर? दैट इज ब्रेन स्टेम, है ना, पोस्टीरियर फोसा स्ट्रक्चर एंड व्हेन एसोसिएटेड विद द पेटेंट सेंट्रल कैनाल। पेटेंट सेंट्रल कैनाल का मतलब क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड, है ना। तो क्या हो रहा है कि पोस्टीरियर फोसा स्ट्रक्चर यानी हमारे ब्रेन स्टेम पेटेंट सेंट्रल कैनाल यानी हमारे स्पाइनल कॉर्ड में उतरते हैं और वो क्या कॉज करा देते हैं? हाई इंसिडेंस ऑफ श्रिंगोमिलिया। ये तो हम श्रिंगोमिलिया में पढ़ के भी आए थे, ठीक है। तो ये भी श्रिंगोमिलिया कॉज करा सकते हैं कि नहीं? पैथोजेनेसिस पहली क्या हो गई कि श्रिंगोमिलिया कॉज करा सकते हैं। दूसरी क्या? ऑल्सो ट्रैक्शन। दूसरी का पहले तो हो गई श्रिंगोमिलिया और दूसरा मेजर बोले दूसरा स्पाइना बाइफिडा। ये वाला पॉइंट आपके लिए श्रिंगोमिलिया के लिए हो गया, ये वाला पॉइंट आपके लिए स्पाइना बाइफिडा के लिए, ठीक है। से या ऑल्सो ट्रैक्शन फ्रॉम अ थर्ड स्पाइनल कॉर्ड यानी स्पाइना बाइफिडा। क्योंकि अभी ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि एबनॉर्मल ब्रेन स्टेम के पार्ट, एबनॉर्मल ब्रेन स्टेम के पार्ट इतने ज्यादा आ गए कि वो इधर प्रोट्रूड कर गए, तो वो क्या कॉज करा देंगे? डिसरेफिज्म यानी स्पाइना बाइफिडा, ठीक है। क्या होता है कि सीएसएफ लीक थ्रू अ माइलोसील इनटू एमनियोटिक सैक इन फीटल लाइफ रिजल्टेड इन अ कॉर्डल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोस्टीरियर फोसा स्ट्रक्चर। देखो बहुत सिंपल लाइन देखिए, ये क्या बोल रहे हैं कि क्या होता है कि जब आपने अगर बच्चा देखा है एमनियोटिक फ्लूइड का, एक बार आपको डायग्राम शो करता हूं तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये रहा, अब ये क्या है? एमनियोटिक सैक बना होता है, इसके अंदर पूरा एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है। अब होता क्या है कि बहुत सिंपल है, इसमें क्या जो सीएसएफ है ना वो एबनॉर्मली लीक होने लग जाता है। वो तो हमने एबनॉर्मली लीक होती है, एक पॉइंट ये भी है, ये भी कॉज करा सकता है। पैथोजेनेसिस के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पड़े ना, एक पॉइंट क्या है कि सीएसएफ एबनॉर्मली लीक होने लग जाता है। कहां से? स्पाइना बाइफिडा की वजह से। क्योंकि आपको अगर मैं स्पाइना बाइफिडा पढ़ा, देखो 3 मैंने पढ़े। पहला मैंने पढ़ा कि श्रिंगोमेलिया हो सकता है, दूसरा मैंने पढ़ा कि भैया स्पाइना बाइफिडा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तीसरा क्या कि स्पाइना बाइफिडा इतना ज्यादा हो गया कि ये जो स्ट्रक्चर्स थे, पीछे टिश्यूज थे, वो डेवलप ही नहीं हुए, तो जिसकी वजह से जो एबनॉर्मल ब्रेन से सीएसएफ है वो इससे बाहर निकल के क्या आपके एम्नियोटिक फ्लूइड में मिलने लग जाता है। सोचो आप, क्योंकि यहां पर वो आप देखो, आप बिल्कुल इस तरीके से समझो, यहाँ पर डेवलप हो जाती है बेबी के अंदर, यहाँ डेवलप हो गया स्पाइना बाइफिडा हो गया। अब ये क्या स्पाइना बाइफिडा में हम सब पढ़ के आए हैं, अगर आपने देखा स्पाइना बाइफिडा तो कैसा रहता है, ये लेयर इतनी पतली होती है कि इससे फ्लूइड बाहर निकलने लग जाता है बेबी के अंदर। अब ये फ्लूइड जब बाहर निकलता है ना तो मालूम क्या होता है, ये एमनियोटिक फ्लूइड में मिलने लग जाता है, एमनियोटिक सैक में खट्टा होने लग जाता है इन फीटल लाइफ, और उसकी वजह से एबनॉर्मल इतना प्रेशर डेवलप होता है कि जो आपके पोस्टीरियर स्ट्रक्चर जितने वो सब और नीचे खिसकने लग जाते हैं। आप सोचो ये नॉर्मल फ्लूइड में और फ्लूइड खट्टा करते जाओगे तो प्रेशर लगेगा, और प्रेशर लगने के से जो यहाँ पर एबनॉर्मल स्ट्रक्चर है वो और नीचे जाने लग जाते हैं, वो उनका पोस्टीरियर फोसा स्ट्रक्चर का और नीचे डिस्प्लेसमेंट होने लग जाता है। तो ये 3 चीजें हो गई, ठीक है। क्या बोला मैंने कि सीएसएफ लीक थ्रू अ माइलोसील। माइलोसील क्या? स्पाइना बाइफिडा तो बताई थे पलटा के 2 टाइप, माइलोसील और है ना माइलोमेनिंजियोसील। माइलोमेनिंजियोसील वाला यही वाला पार्ट इनटू द एमनियोटिक सैक इन फीटल लाइफ। उसकी वजह से क्या होता है, एब्नॉर्मल प्रेशर डेवलप होने की वजह से आपका कॉर्डल डेवलपमेंट यानी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो नीचे की तरफ डेवलप होने लगते हैं, पोस्टीरियर फोसा स्ट्रक्चर वो प्रेशर की वजह से और नीचे उतारने लग जाते हैं। तो 3 पैथोजेनेसिस हमने इसकी देख ली, ठीक है, कि एबनॉर्मल श्रिंगोमिलिया भी कॉज होगी, स्पाइना बाइफिडा भी होगा, और स्पाइना बाइफिडा ज्यादा बढ़ गया तो और क्या उसकी वजह से सीएसएफ आपका एमनियोटिक सैक में जल लीक होने लग जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से पोस्टीरियर फोसा स्ट्रक्चर एबनॉर्मल डिस्प्लेस करने लग जाएंगे, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या, ये मैं पूरा समझा चुका हूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि टाइप 1 जो जनरली है वो कितना बिल्कुल एक्यूट स्टेज का है, तो आप उनने बात कर चुके थे, जनरली ये सिम्टोमेटिक था, लेकिन साइंस एंड सिम्टम अगर आते भी हैं तो वो बचपन में, वो थोड़े लेट चाइल्डहुड और एडल्टहुड में आते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत कम है, क्योंकि जब आप धीरे धीरे स्ट्रक्चर्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं तब,
और बल्कि जो टाइप 2 के वो तो बिल्कुल इन्फेंसी, कितना खतरनाक देखा ही था। अब टाइप 1 के सिम्टम्स मैं आपको बताऊं, आप ये तो पॉइंट वाइज देखे, आप तो हजारों लिख के आ सकते हैं, मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं अभी कि टाइप 1 में 3 चीजें बताई थी कि सिरिंगोमिलिया के मेजर लिख दो, है ना, सेरिबेलर के फंक्शन थोड़े से बिगड़ेंगे, और क्या आपकी नर्व इंपेजमेंट हो रही है, तो ये सब बाकी सीबी। अब ये देखना, अब वो बिल्कुल एक्यूट फॉर्म का था, जनरली ये सिम्टोमेटिक था, लेकिन कुछ लोगों में क्या है, जब इतना उतर जाता है, जब वो खांसते हैं, छींकते हैं या कोई भी फोर्सफुल काम करते हैं, तब उनको हेडेक होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि एबनॉर्मल प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है। तो सीवियर हेडेक जनरली आफ्टर कफिंग स्नीजिंग, तभी आएगा ये सिम्टम्स का, जब कफिंग स्नीजिंग करेंगे। टाइप 1 है, जनरली ये सिम्टोमेटिक था, या फिर इस वजह से क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, नेक पेन, अनस्टेडी गेट क्यों मिल रहा है, मैं आपको बता चुका था, क्योंकि सेरिबेलर के हल्के से फंक्शन बढ़ेंगे, और सेरिबेलर का फंक्शन क्या होता है, नॉर्मल गेट पैटर्न बनाना, बैलेंस बनाना, तो अनस्टेडी गेट, पुअर हैंड कोऑर्डिनेशन क्यों होगा, क्योंकि नर्व दब रही है, नमनेस आ गया, नमनेस ऑफ हैंड फिट के सब किसके सेंसेशन है, डिजीनेस किसके सिम्टम्स है, नर्व के, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, स्वेलिंग है निकलना, अफेजिया हो जाएगा, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग को क्या बोलते हैं, अफेजिया बोलते हैं कि नहीं, तो ये भी देखने को मिलेगा। ये सब क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि एबनॉर्मल नर्व दब रही है, अफेजिया हो जाएगा, डबल ब्लड विजन हो जाएगा, आंखें प्रॉब्लम, स्पीच प्रॉब्लम हो जाएंगी, तो ये सारे भी आप सब लिख के आओ, ठीक है, नर्व की वजह से, और भी आपको जितने याद आए सब लिख देना। अफेजिया, ये होता है ये होता है अफेजिया, स्पीच प्रॉब्लम अफेजिया होता है, और ये होता है अफेगिया, इसकी होती है APHAGIA, और ये होता है APHASIA, स्पीच यानी एस, तो ये अफेजिया होता है, ठीक है। ठीक है, टाइप 2 में क्या, अब टाइप 2 में सारी चीजें सीवियर कर दो, खतरनाक सीवियर क्यों भैया, ब्रेन स्टेम और ज्यादा पार्ट नीचे उतरा, टाइप 3 तो भैया बात ही नहीं कर सकते, और टाइप 4 में तो मैं आपको बताता हूँ। तो टाइप 2 में क्या 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 कर दो, दो से रिलेटेड विद स्पाइना बाइफिडा, क्योंकि आपने बात करी टाइप 2 में स्पाइना बाइफिडा हो रहा था, माइलोमेनिंगोसिल, और टाइप 3 में भी स्पाइना बाइफिडा था, मगर वो और सीवियर फॉर्म का हो रहा था। तो क्या सारे स्पाइना बाइफिडा के जितने पॉइंट्स मैंने आपको याद करवाए थे वो सब यहां लिख सकते हो, और सारी प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सट्रीम कर दो, ब्रीथिंग पैटर्न में प्रॉब्लम हो जाएगी, स्वेलिंग प्रॉब्लम सच एज गैगिंग, देखो स्वेलिंग प्रॉब्लम तो उसमें भी थी, इसमें गैगिंग क्यों ऐड कर दी, गैगिंग का मतलब होता है एबनॉर्मल रिफ्लेक्शन, वापस आना, चीजें जैसी करते हो ना तो गला चौक हो जाता है, और रीगर्टिगेटिव स्पैज्म डेवलप हो जाता है। व्हाट इज रीगर्टिगेटिव स्पैज्म, गैगिंग का मतलब होता है रीगर्टिगेटिव स्पैज्म, REGURTITAVE, रीगर्टिव स्पाज्म, क्या मतलब होता है, ये जो गले की मसल्स है वो एबनॉर्मल स्पाज्म में चले थे, आप कुछ भी लेते हो ना तो आपको तुरंत एकदम रिफ्लेक्स में वापस आने लग जाएंगी। कभी हुआ है कि बहुत ज्यादा एंजाइटी वोमिटिंग आ रही तो आप कुछ भी खाओ तुरंत उल्टी होने लग जाती है, ऐसी प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती है, ठीक है। डाउनवर्ड आई मूवमेंट, डिस्टर्बेंस, ये सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, वीकनेस लिखे आना, ये सारी चीजें आप लिख के आ सकते हो, है ना। और सारी क्या, अटैक्सिया, अटैक्सिया मतलब क्या, इंपेयर्ड कोऑर्डिनेशन प्रॉपर चलने में, क्योंकि सेरिबेलर के फंक्शन भी तो जाएंगे, है ना, स्पास्टिक क्वाड्रिपेसिस नहीं जा रहा, नर्व दबने लग जाएंगे, आप सोचो सिंगोमेरिया हो रहा है, आपको क्या बोलते हैं, स्पाइनल बाइफिडा तो कितनी नर्व दबेंगी, और सबसे ज्यादा पता है आपको, सबसे ज्यादा नर्व अगर स्पाइनल कॉर्ड पे नर्व दबे तो बॉडी सबसे ज्यादा अफेक्टिव होती है, क्यों, क्योंकि पूरी की मेजर नर्व का ब्रेन से सीधी ही नर्व उतरी है, अभी तो नर्व कोई बॉडी में क्या बोलते हैं डिवीजन उनका स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अभी तो वो क्या पूरे बंच में है। तो क्वाड्रा पेरिसिस यानी अपर लिम्ब लोअर लिम्ब सबकी वीकनेस होना स्टार्ट हो जाती है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि नर्व वहां भी सप्लाई करती है, न्यूरोलॉजिकल डिफिशिएंट तो। और टाइप थर्ड में क्या कर दो, टाइप 2 का सबका एडवांस फॉर्म, यानी टाइप थर्ड में आपको मेजर सीवियर न्यूरोलॉजिकल डिफिशिएंट, जितनी भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, कितनी खतरनाक प्रॉब्लम डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। टाइप 4 में तो भैया बना ही नहीं था, तो स्कोलिसिस, क्रोनिक पेन, सारी चीजें बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल की, मोटर इंपेयरमेंट, लॉस ऑफ ब्लैडर मूवमेंट, क्यों, क्योंकि वहां पर सेरिबेलर बना ही नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन किससे करोगे, सिंपल MRI कराओ, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। अब ये जब मैं आपको इन्वेस्टिगेशन इन CNS पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दूंगा कि MRI में T1 इमेज क्या होती है, T2 इमेज क्या होती है, प्रॉपर बताऊंगा। अभी यहाँ इसमें T1 करा लो या T2 करा लो, एक ही बात है, ठीक है, दोनों में अंतर मैं जरूर आपको बताऊंगा। इसमें क्या, T1 वेटेड सजाइटल एक्सियल स्कैन कराते क्या दिखेगा, क्या दिख जाएगा MRI में, अगर हम MRI कराएंगे तो सेरिबेलर एक्टोपिया, एक्टोपिया का मतलब बताया था ना मैंने, क्या बताया था, डिस्प्लेस्ड होना, सेरिबेलर नीचे की तरफ दिखेगा, यही सब इतनी देर से हम यही तो देख रहे हैं, और क्या देख रहे हैं, जो हम तब से स्पाइन श्रृंगों में, या अगर मैं आपको बताऊं
ये जो है ये क्या है, यही एमआरआई तो है। एमआरआई में क्या हमें नीचे उतरता हुआ दिख जाएगा कि आपका ये जो पार्ट है ब्रेन का, ये तो क्या है, ये तो इसका है श्रिंगोमिलिया का। मैं अगर एर्नोल्ड चायरी मालफॉर्मेशन का खोलूं सिर्फ, तो देखो ब्रेन, आपको ब्रेन पीछे हर्निएट करता है। पहले आपको नॉर्मल दिखाया था, देखो एमआरआई में देख लो चाहे आप उसको, ये एमआरआई हो गई। देखो ये उतर रहा है नीचे, देखो हल्का सा पूरा नीचे उतर गया, यहाँ तक होना चाहिए, 4 mm से ज्यादा नीचे उतर गया, हेर्निएटेड सेरिबेलम। तो इस तरीके से आपको एमआरआई में देखने को मिल जाएगा। इसको क्या सेरिबेलर एक्टोपिया, मैंने कहा याद रखना 2 मार्क्स में आती है। सेरिबेलर आपका नीचे डिस्प्लेसमेंट, गुना एक्टोपिया डिस्प्लेसमेंट है। और क्या मिल सकता है, एनी प्रेजेंस और अब्सेंस, क्योंकि हमने बात करी थी कि चायरी मालफॉर्मेशन 90% श्रिंगोमिलिया कॉज करती है, तो आपको साथ साथ श्रिंगोमिलिया भी दिखने को मिल सकता है अगर हो गया तो। और ये देखो श्रिंगोमिलिया का भी हमने जस्ट देखा डायग्राम, ये रहा श्रिंगोमिलिया। देखो इसमें दोनों है, कितना प्यारा डायग्राम। देखो ये ब्रेन नीचे उतरा, ये रहा आपका एर्नोल्ड चायरी मालफॉर्मेशन, एर्नोल्ड चायरी मालफॉर्मेशन। और ये आपका एबनॉर्मल सिरिंक्स बन गया, ये है क्या, श्रिंगोमिलिया। और मैंने कहा था अगर एर्नोल्ड चायरी मालफॉर्मेशन है 90% चांस है श्रिंगोमिलिया, या 90 श्रिंगोमिलिया तो 90% चांस है कि एर्नोल्ड क्या चायरी मालफॉर्मेशन आपको है। ये दोनों बिल्कुल एसोसिएट रहते हैं 90%, मोर देन 90%। और स्पाइना बाइफिडा भी रहता है, लेकिन स्पाइना बाइफिडा बहुत एडवांस्ड फॉर्म है, टाइप 2 टाइप 3 में आ जाता है ना। वरना श्रिंगोमिलिया तो होना ही होना है, चाहे टाइप 1 हो, 2 हो, 3 हो, श्रिंगोमिलिया तो आना ही आना है, 90% चांसेस होते हैं। लेकिन एडवांस फॉर्म में स्पाइना बाइफिडा भी बन जाता है, क्योंकि स्पाइना बाइफिडा के बहुत हजार रीजन थे, आप पूरा चैप्टर उसमें देख लेना, उसमें से एक रीजन एर्नोल्ड चायरी मालफॉर्मेशन भी था। स्ट्रेट एक्सरे में क्या दिखेगा, अब आप खुद दिमाग लगा सकते हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में पॉइंट बताया था कि एबनॉर्मल प्रेशर डेवलप होता है, जिसकी वजह से क्या है, आपका क्रेनियम छोटा बना, और एबनॉर्मल प्रेशर डेवलप होता है, वो नीचे की तरफ प्रेशर लगाता है। अब आप दिमाग लगाओ क्या होगा, प्लेट, ये अब स्कल है, अब स्कल नीचे की तरफ जब प्रेशर लगाएगा तो स्कल का, अब जब क्या एक्सरे कराओगे तो स्कल आपका फ्लैटेंड दिखेगा, फ्लैट, क्योंकि वो प्रेशर लगा रहा है तो क्या फ्लैट हो जाता है, फ्लैटेंड, इसको बोलते हैं प्लेटिवेजिया। ये देखो, ये दिख रहा है प्लेटिवेजिया, ये देखा ना, प्रेजेंस ऑफ प्लेटिवेजिया। प्लेटिवेजिया का मतलब होता है एबनॉर्मल फ्लैटनिंग ऑफ स्कल, स्कल एबनॉर्मल फ्लैट दिखता है, क्यों, क्योंकि वो नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा है। जब प्रेशर लगाएगा, स्कल इस पर प्रेशर लगा रहा है, ये वाला पार्ट इस पर प्रेशर लगाएगा, जब एक दूसरे पे प्रेशर लगाएंगे तो उससे क्या डेवलप होगा, फ्लैट होने लग जाएगा स्कल। ठीक है, इससे क्या एबनॉर्मल आपका फ्लैट होने लग जाएगा। ठीक है, और क्या, बेसिलर इंप्रेशन देखने को मिलता है। बेसिलर इंप्रेशन का मतलब क्या है, क्योंकि वो बेस आपके ब्रेन उस पे आपके स्कल पे इंप्रेशन यानी छाप छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, स्कल पे बेसिलर इंप्रेशन क्यों दिखेंगे, क्योंकि एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो वही बात हो गई, फ्लैट होगा और साथ साथ एक दूसरे पे प्रेशर लगा रहे हैं तो इंप्रेशन दिखेंगे। ठीक है, वॉल्ट डिफेक्ट का मतलब होता है कि सूचर्स, वॉल्ट डिफेक्ट मतलब सूचर डिफेक्ट, वॉल्ट डिफेक्ट का मतलब होता है सूचर। आप जो एबनॉर्मल सूचर्स है उनमें भी डिफेक्ट दिखेगा, क्यों, क्योंकि क्रेनियम छोटा हो रहा है, तो सूचर्स में भी आपको बहुत सारे डिफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो स्कल में एक्सरे में हमने 3 चीजें देखी, प्लेटिवेजिया यानी क्या, स्कल का एबनॉर्मल फ्लैट होना, बेसिलर इंप्रेशन यानी स्कल पर आपके ब्रेन के इंप्रेशन नजर आएंगे एबनॉर्मल प्रेशर, और वॉल्ट डिफेक्ट मतलब सूचर में डिफेक्ट मिलेगा। ठीक है, लंबर सेक्र और सर्वाइकल स्पाइन में क्या देखने को मिलेगा अगर आप एक्सरे कराओगे, तो भैया क्या मिलेगा, सर्वाइकल कैनाल की ब्रिथ मिलेगी। आप दिमाग लगाओ ना, सर्वाइकल कैनाल की ब्रिथ क्यों मिलेगी, एक चीज बताओ, ये आपकी सर्वाइकल, ये आपका ब्रेन स्टेम था, ये सर्वाइकल कैनाल है। अब इसका जब पार्ट इसमें उतरेगा तो ऑटोमेटिक ये पार्ट लार्ज होगा कि नहीं होगा, तो सर्वाइकल कैनाल की ब्रिथ दिखेगी, चौड़ा दिखेगा, ऐसा लंबा अलग ही दिखेगा एक्सरे में। प्लस आपके यहाँ पर जो क्रेनियोवर्टिबल जंक्शन है, C2 C3 है ना, C1 C2 C3, ये आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं। अब आप बोलोगे सर फ्यूज क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये प्रॉब्लम होती है, जब आप यूट्रस के अंदर होते हैं, मैं बार बार एम्ब्रियोनिक बोल रहा हूँ, एम्ब्रियोनिक मत बोलना, यूट्रस स्टेज समझना, फीटल स्टेज, बार बार एम्ब्रियोनिक निकल रही है, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज बहुत अर्ली स्टेज हो गई, ये थोड़ा क्या लेट स्टेज में होता है ना, फीटस स्टेज में, फीटल स्टेज में। तो क्या हो गया, अब इसकी वजह से क्या होगा, ये एबनॉर्मल यहाँ पर जॉइंट्स फ्यूज कर जाते हैं, जगह है नहीं तो वो क्या करेंगे, वो एबनॉर्मल फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, एबनॉर्मल फ्यूज, इसलिए एबनॉर्मल क्या है, हाँ, इंक्रीज्ड कैनाल ब्रेथ और वर्टिब्रा फ्यूजन, स्पेशली का C2 C3 रीजन में देखने को मिलता है। इसका एक नाम होता है, याद रखना है क्या, क्लिपल फिल सिंड्रोम, क्लिपल फिल सिंड्रोम, ये नाम याद रखना जरूर, क्लिपल फिल सिंड्रोम।
ये 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। व्हाट इज क्लिपल फिल सिंड्रोम? एबनॉर्मली फ्यूजन ऑफ C2C3 वर्टिब्रा कॉल्ड क्लिपल फिल सिंड्रोम। ठीक है। और लंबोसेक्रल स्पाइन रीजन पे क्या देखने को मिल सकता है? और ये सर्वाइकल पे भी देखने को मिल सकता है, स्पाइना बाइफिडा, है ना। स्पाइना बाइफिडा मोस्ट कॉमनली सर्वाइकल पे ही देखने को मिलेगा, है ना। इतना बहुत ही रेयर होता है कि वो नीचे लंबर तक पहुंच जाए। जनरली आपको कहां वही देखने को मिलेगा। सीटी स्कैन में क्या मिलेगा? वही सारी चीजें सीटी स्कैन में जो एमआरआई में दिख रही थी। सॉफ्ट टिश्यू फिलिंग दी सर्वाइकल कैनाल एट सर्वाइकोमेटरी जंक्शन। व्हाट इज, क्या ये क्या मतलब हुआ? शो सॉफ्ट टिश्यू फिलिंग दी स्पाइनल कैनाल ऑफ सर्वाइकोमेटरी, क्या हुआ? स्पाइना बाइफिडा, माइलोमेनिंजियोसील, वही तो, बस उसको डेफिनेशन में बोल दिया कि सॉफ्ट टिश्यू फिलिंग दी स्पाइनल कैनाल, वो भर रहे हैं, हर्निएट कर रहे हैं, तो वो नजर स्ट्रक्चर हमें नजर आने लग जाएंगे। ट्रीटमेंट पूरा वही सिम्टोमेटिक। अगर हाइड्रोसेफेलस हो रहा है तो उसको ठीक करो, क्योंकि आप नहीं कर सकते ना। आपके 2 काम कर सकते हो। बोले क्या काम कर सकते हैं? टाइप 1 में तो देखो जनरली सिम्टम्स नहीं आते तो उसको ऐसे ही छोड़ दो, है ना। अगर सिम्टम्स आए तो उसके थोड़े बहुत सिम्टम पे काम करो, है ना। सिर्फ ही हो गया। अब सर्जरी में क्या कर सकते हो? मेजर इसके लिए सर्जरी ही करनी पड़ेगी अगर कहीं एडवांस फॉर्म में हो गया तो। और इसका कोई ट्रीटमेंट आपको सोचो, दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है? कुछ नहीं, क्योंकि जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनके लिए ड्रग लेते रहोगे, लेकिन ड्रग कब तक? अगर एडवांस फॉर्म है तो सर्जरी करोगे। सर्जरी में क्या करेंगे? बोले सर्जरी में हम सर ये कर सकते हैं कि ये पार्ट नीचे उतर आया तो C2C3 वर्टिब्रा क्या हो रही है, उनको दबा रही, तो C2C3 वर्टिब्रा डिकम्प्रेशन कर देते हैं, उनको काट देते हैं, तो उससे क्या जगह हो गई। अब जगह होने की वजह से क्या, पार्ट तो वही है मगर उसको जगह मिल जाएगी, तो उससे क्या होगा सर? और इससे जगह मिल जाएगी तो अब वो स्पाइनल कॉर्ड को नहीं दबाएगा, और स्पाइनल कॉर्ड को नहीं दबाएगा तो अब आपको सिम्टम्स इतने ज्यादा नजर नहीं आएंगे। यानी हम क्या करते हैं, C2C3 यानी लोकल डिकम्प्रेशन ऑफ ओवरलाइंग बोन। कौन सी ओवरलाइंग बोन होती है? जनरली C2C3 होती है, जो बोन उसको दबा रही है उनको। बोले और क्या कर सकते हो सर? बोले हम ये फोरामिन मैग्नम को ही काट दो। फोरामिन मैग्नम एक रिंग है ना, उसी के नीचे उतर रहा है, तो फोरामिन मैग्नम की एक रिम, पोस्टीरियर रिम, पीछे की तरफ से रिम काट देते हैं। उससे क्या होगा, वो सेम वही चीज, जगह बन गई। तो अब जो स्ट्रक्चर है एबनॉर्मली, अब नीचे तो उतर ही रहे हैं, तो उनके लिए आपने जगह बना दी। अब क्या हो गया कि अब वो उनके लिए जगह मिल गया, वो आराम से फैल सकते हैं। उससे क्या, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड उतर रही है अब वो नहीं दबेगी। तो क्या, पोस्टीरियर फोसा डिकम्प्रेशन बोलते हैं। यानी बाय रिमूविंग दी पोस्टीरियर रिम, पीछे की तरफ पोस्टीरियर रिम, बाय पोस्टीरियर रिम को हटा देता, फोरामिन मैग्नम एंड द आर्च ऑफ एटलस। एटलस यानी कौन सी? C1। C1 और फोरामिन मैग्नम हटा देते हैं। उससे क्या हो जाता है, बस सिंपल सा पीछे से हटा दोगे तो अब पार्ट तो उतर ही रहा है, तो उसको जगह मिल गई, तो उससे क्या, स्पाइनल कॉर्ड को नहीं दबाएगा। बस ये कर सकते हो, यानी लोकल डिकम्प्रेशन और पोस्टीरियर। और क्या कर सकते हो? रिलीज ऑफ ड्यूरा। हम जानते हैं क्योंकि ड्यूरा मैटर, क्योंकि सारी की सारी मेनिंजेस पकड़ के चलती हैं। तो ये क्या कर सकते हो कि अगर आपको लग रहा है इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है, बोन हटाने की जरूरत नहीं है, थोड़े में ही काम चल जाएगा, तो बोले ड्यूरा मैटर यानी मेनिंजेस हटा दो। मेनिंजेस हटाओगे तो भी जगह बनेगी, है ना। तो बस जगह बनानी है हमें, और हम कुछ नहीं कर सकते सर्जरी में। तो 2 केस हो गए। तीसरा क्या कर सकते हो? बोले जो नीचे अगर इतनी ज्यादा उतर गई कि आप बोन बोन सब काट दो तो भी कुछ नहीं हो रहा, फिर बोले जो पार्ट उतर गया उसको काटो। भैया उसके फंक्शन लॉस हो जाएंगे कंप्लीटली, मान रहे, लेकिन क्या करें, अगर नहीं दबाएंगे तो स्पाइनल कॉर्ड को इतनी ज्यादा दबा रहा है कि आपकी डेथ हो जाए। क्योंकि आप प्रॉब्लम देखते हैं, गला चौक हो रहा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, कितनी सारी प्रॉब्लम है, तो क्या करें? बोले उस पार्ट को उड़ा दो काट के। ठीक है, वो एडवांस फॉर्म की। और क्या कर सकते हो? बोले आप ट्रीटमेंट इतना लिख के आ सकते हो, उसकी कोई हद नहीं है। बोले क्यों? पूरा हाइड्रोसेफेलस का ट्रीटमेंट लिख सकते हो, पूरा श्रिंगोमिलिया का ट्रीटमेंट लिख सकते हो, पूरा स्पाइना बाइफिडा का ट्रीटमेंट लिख सकते हो, पूरा आपकी क्या, मैंने आपको इतने सारे चैप्टर्स, अगर मैंने आपको सर्वाइकल सर्वाइकल नर्व कंप्रेशन पढ़ाया था, सर्वाइकल नर्व कंप्रेशन, उसका पूरा ट्रीटमेंट लिख के आ सकते हो। इतना सबका ट्रीटमेंट मिला के इसका ट्रीटमेंट बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट ट्रीटमेंट है नहीं। तो बोले जो ये सिम्टम कॉज करेगा बस उसको उसको ठीक कर सकते हो। ठीक है। और हाइड्रोसेफेलस का ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया था, उसमें एक वेंट्रिको पेरिटोनियल शंट होता है। क्या होता है वेंट्रिको पेरिटोनियल आर्टेरियल शंट? के वेंट्रिकल से एक शंट डालते हैं, यानी एक पाइप डालते हैं वेंट्रिकल से, क्योंकि वहीं से तो CSF बनता है। और पेरिटोनियल यानी है कि एब्डोमेन की जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन वहां तक, तो आप एक अलग से पाइप डाल के अलग से रास्ता बना देते हो कि उसके थ्रू CSF नीचे एब्डोमेन में एब्जॉर्ब होता रहे। तो फिर है ना, ये मैंने पूरा आपको ट्रीटमेंट पूरा बताया, और भी बहुत सारे उसके जो ट्रीटमेंट आप ऐड कर सकते हो। तो इसका ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इसमें ये मिक्सचर हो गया 2-3 चीजों का, क्योंकि खुद में तो एक डिसीज है, लेकिन उससे ज्यादा ये दूसरी डिसीजों के बहुत ज्यादा कॉज करता है। क्योंकि ये खुद में एक माल फॉर्मेशन है, खुद में कोई डिसीज नहीं हुई अगर आप देखोगे तो। क्यों? क्योंकि ये माल फॉर्मेशन, एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो गया, उसकी वजह से बहुत सारी डिसीजेस कॉज हो सकती है, जैसे श्रिंगोमेलिया, हाइड्रोसेफेलस, स्पाइना बाइफिडा, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, सर्वाइकल कॉर्ड कंप्रेशन, है ना, हजारों चीजें। ठीक है।
That's all about for today's lecture.